आज का विचार क्या कहता है। आज का हमारा विचार कहता है, अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझते हो। कमियां ढूंढने वाले को संतुष्ट करना नामुमकिन है। वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर विशेष चर्चा। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है सीए मुकेश राजपूत जी को, जो कि कैरियर काउंसलर और एवं शिक्षाविद हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश सर, आपने एक किताब लिखी है सीए पास द रियल स्टोरी। सर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपको शिक्षा ने आपकी जीवन को किस तरह बदला। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत आभार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 11 नवंबर 2025 को जो शिक्षा को लेकर कार्यक्रम रखा है वो वाकई में बहुत सराहनीय है जी। और चूंकि जहां शिक्षा की बात चल रही है तो मैं मौलाना अब्दुल कलाम जी आज़ाद जी को भी की जयंती पर भी सभी को शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में स्पेशली आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जिस तरह के प्रश्न अभिषेक खरी से पूछे हैं और उन्होंने जिस प्रकार जवाब दिया है, तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम की रूपरेखा काफ़ी सराहनीय है जी। तो चूंकि मैं मूल विषय वस्तु पर आता हूँ, देखिए जब मैं बहुत होटलों में काम करता था तो मेरे छोटे भाई बहन थे, तो मैं अक्सर सोचता था कि कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे छोटे भाई बहन भी औरों की तरह रहे। बिल्कुल। तो मैं भोपाल में भोपाल ग्लूज केमिकल्स में चौकीदारी काम करता था, तो मैं देखता था उसके मालिक आमिर मियाँ जी उनके बच्चों को किस प्रकार अपने वैन में बिठा के स्कूल छोड़ा करते थे। तो मेरे मन में एक प्लान आता कि यार शायद शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए बड़े से बड़ा इंसान भी शिक्षा के पीछे भाग रहा है। और मुझे पता चला कि शिक्षा से ही मैं उन सपनों को पूरा कर सकता हूँ जो मैं अपने परिवार को कर सकता हूँ। तो उस नौकरी को छोड़ने के बाद मैं लोडिंग ऑटो की जब नौकरी करने लगा वाटुमल वासवन जी के यहाँ पर, तो एक दिन हमारे सर ने कहा, मुकेश एक काम करो, ये पहले बैलेंस शीट और पेन ना सीए मनोज खरे सर को दे आओ। तो सीए मनोज खरे सर के पास जब मैंने ऑफिस जाके देखा कि एक व्यक्ति सोने की अंगूठी पहने, चेन पहने, आखिर क्या कर लिया, तो पता लगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तब से मुझे ये आभास हो गया कि यार सीए ही मुझे करना चाहिए और इस कोर्स में पढ़ाई में पैसे भी नहीं लगते और इससे मैं अपने समाज को बदल सकता हूँ, अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट 10वीं का फॉर्म भरा, 10वीं पास की, 12वीं पास की, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना और मैंने काफ़ी सारे पैसे कमाना शुरू किया, बहुत ज़्यादा ऊंचाई लेवल पहुंचा, तब मेरे क्लाइंट हैं जिनका मसालों का काम है, वो मेरे ऑफिस में एक दिन मुझसे बैठे और मेरी जर्नी के बारे में उन्होंने चर्चा की। जब जर्नी की चर्चा की तो उन्होंने कहा, देखो मुकेश, तुम्हारी तरह और भी मुकेश शिक्षा को बहुत बड़ा भूत मानकर यहाँ भटक रहे हैं, तो तुम उन बच्चों के लिए कुछ करो। आज शिक्षा ने तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाया, तुम यहाँ तक पहुंच गए, तो क्यों नहीं शिक्षा का विस्तार उनके लिए भी करो जो ये समझते कि पढ़ाई लिखाई करना एक विशेष वर्ग का काम है, तो तुम उनके लिए कुछ करो। तो फिर मैंने एक किताब लिखी सीए पास द रियल स्टोरी। उसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि शिक्षा पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने सपनों को बुनना है। और मेरी एक टैग लाइन है जिसको मैं हमेशा यूज करता हूँ, जो डर गया वो घर गया और जिसने हिम्मत रखी वो आगे बढ़ गया। तो हमें डरना नहीं है, हमें डर को भगाना है। तो शिक्षा ने आज मुझे समाज में यहाँ पहुंचा है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उन बच्चों के बीच जाऊं, समाज के लिए कुछ करूं। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी जो आपके माध्यम से यहाँ पर शेयर हुई। आपका बहुत धन्यवाद, आभार। मुकेश सर से जानना चाहेंगे कि सर जो 2025 की इस साल की जो थीम है एआई और शिक्षा से जुड़ी है, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कई सेशन देने जाता हूँ कॉलेज में और स्कूल्स में जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला समय है वो विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा ये है कि उसके सामने एआई से होने वाला है। करीब जब मैं सीए की पढ़ाई करता था सन 2004 में, तब हमको पढ़ाया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जी। ये आने वाले समय में सब कुछ बदल कर रख देगा। आप ये सोचिए कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स आज से 20 साल पहले हमको ये पढ़ा चुका था कि 2000 आज से यानी 20 साल बाद क्या होने वाला है। तो मैं हर सेशन में बच्चों को आपके प्लेटफॉर्म के दूरदर्शन के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, आप किसी भी फील्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो, एआई को अपना साथी बनाकर चले, क्योंकि आने वाला समय इसी पर पूरा बेस्ड रहेगा। क्यों, ये तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ह्यूमन को वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन के सारे इंसान के काफ़ी काम वो ले सकता है। इसीलिए हमारी जो पुरानी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर जो पुरानी चले आज हमारे शिक्षा मंत्री जी, जो प्रथम शिक्षा मंत्री जी रहे थे, वो मानवता पर
और संस्कृति पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन अब उसमें एआई ने अपना दखलंदाजी हासिल कर दी है। तो हम आपके प्लेटफॉर्म सभी के माध्यम से कहना चाहते हैं वो एआई को अपना साथी बनाए और निरंतरता अपनी स्किल को डेवलपमेंट करते चले। यही 2025 की थीम है। जी, मैं इसमें एक और बिल्कुल सर। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ मुकेश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो परिवर्तन है वो ही स्थायी है। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो हम बैलगाड़ी में चल रहे थे, फिर हम धीरे से जीप पे आए, मोटर कार में आए, और आज हवाई जहाज भी बहुत कॉमन हो गए। अब रॉकेट की बात हो रही है, हाइपरसोनिक प्लेन की बात हो रही है। इसी तरह से जब हमारे सामने ऑटोमेशन आया था तो इंडस्ट्री में, तो लोगों से कहा गया कि भैया अब नौकरी जाएगी, अब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके बाद रोबोट आ गए तो उन लोगों का भैया नौकरी जाएंगी। फिर सबसे ज्यादा बड़ी मार पड़ी कि कंप्यूटर आ गए हैं, अब तो नौकरी जाने ही वाली है लोगों की, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है, जिस तरह से मुकेश भाई बता रहे हैं, उसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एआई को कंट्रोल कौन कर रहा है, रोबोट को कंट्रोल कौन कर रहा है, कंप्यूटर को कंट्रोल कौन कर रहा है, ह्यूमन ही कर रहे हैं। तो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हाँ, अब तरीका क्या है, आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं सिस्टम का या एआई का, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप अपने डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी, समाज, देश, दुनिया के विकास के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे तो वो निश्चित तौर पे ना सिर्फ नौकरी बढ़ाएगी बल्कि आगे डेवलपमेंट के चांस देगी। और आप उसे नेगेटिव अर्थ में ले जाएंगे, नेगेटिव तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे तो परेशानी आएगी। बिल्कुल, हर चीज के प्रोज और कॉन्स हैं, दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। हमारे साथ मुकेश सर से जानना चाहेंगे, सर हम बात कर रहे थे एआई के बारे में, और जैसे सर ने बताया कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज के छात्रों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह एआई के युग में ह्यूमन एजेंसी को संभाल कर रख सकें? देखिए क्या है कि जैसे कि सर ने विस्तार से एआई के बारे में पहले भी बताया है, बिल्कुल मैं थोड़ा सा उसको संक्षिप्त बनाने का प्रयास करता हूँ। जी कि जब भी कोई नया चेंजेस, रिवॉल्यूशन आता है, कोई भी नई परिवर्तन आता था, हम उससे थोड़ा बचते हैं। तो मैं स्टूडेंट से हमेशा सेमिनार में हर माध्यम से, किसी भी मोड के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूँ कि जब भी कोई परिवर्तन आता है तो आप खुद को उससे साथ अपडेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हर परिवर्तन एक नया लेकर आता है, नवाचार लेकर आता है, और कहीं ना कहीं वो नवाचार आपकी स्किल को डेवलप करेगा और कहीं ना कहीं एआई आपके काम में सहयोग करेगा। जब सहयोग की बात आती है तो ये ध्यान रखना है कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, अपना क्रिएशन क्रिएट करें। तो जब क्रिएशन क्रिएट करेंगे तो आपको बेहतर जॉब मिलेंगी, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए विस्तार से सर ने भी एआई के बारे में बताया, मैंने एआई को थीम इसलिए रखा है क्योंकि जो वर्तमान चल रहा है, जो कंपनीज हैं जो जॉब लेती हैं, वो जानना चाहती है कि हमारे यहाँ पास जो एम्प्लॉय वर्कर्स हमारे पास आए वो बेहतरीन, एकदम परिपूर्ण तरह से कंप्यूटराइज होकर आए। मुकेश सर, पर आज भी लोगों की ये सोच है कि एआई जो है वो बहुत नेगेटिव है या उसका एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहेगा सोसाइटी के ऊपर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी, इसे सर ने भी कुछ देर पहले कहा था, खरे सर ने, कि कंप्यूटर जब आया था, ऑब्वियसली जब कंप्यूटर पहली बार आया था तो उस समय हम छोटे थे और सीए की पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उस समय हम लगा कि अरे ऐसा ना हो कि ये हमारी जॉब को खा जाए। लेकिन परेटो एनालिसिस भी कोई चीज होती है, वो ये कहता है इंसान कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, इंसान हर मुसीबत में हर तरह से अपने आप को कहीं ना कहीं ढाल लेता है। तो कंप्यूटर आया, इंसान ने कंप्यूटर को अपना साथी बनाया, बल्कि उसको उपयोग में लगा और बेहतर प्रोडक्शन देने लगा। तो अब नया कंप्यूटर का नया वर्जन तैयार हो गया, एआई। एआई इंसान को रिप्लेस कभी नहीं करेगा, बल्कि इंसान को उसे अडॉप्ट लेना चाहिए, अडॉप्टेटिव फास्ट होनी चाहिए, और उससे कैसे काम ले, उसको कैसे सीखे, ये हम आपके माध्यम से सलाह देना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मुकेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे नई शिक्षा प्रणाली के ऊपर कि किस तरह हमारे जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, NEP 20 आया है 2020, उसमें खास चीज़ों को कॉम्बिनेशन किया है। पहले विद्यार्थी को क्या था कि नहीं भाई, आपको BSc लेना पड़ेगा तो आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको BCom लेना तो यही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो अब वो उन चीज़ों से उन्हें बंधन मुक्त कर दिया गया है। अब एक कॉमर्स के साथ साथ मैथ्स की चीज़ें पढ़ सकते हैं, एक इंजीनियर वाला भी चाहे तो अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ सकता है। तो ये जो शिक्षा नीति कोशिश कर रही नई वाली कि ज्यादा से ज्यादा ब्रॉड नॉलेज एक स्टूडेंट को दिया जाए, ताकि वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को पीछे ना पाए। अब मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अब हमारे सिलेबस में हमें मेडिकल भी थोड़ा पढ़ाया गया है, हमारे इंजीनियरिंग पढ़ाया गया है, हमारे वेल इंजीनियरिंग पढ़ाया गया। यानी सीए को जब काम करने बैठता है तो किसी, मान लीजिए हम मेडिकल साइंस में काम करने गए, वहाँ ऑडिट करने गए, तो हम ये नहीं कह सकते हमें ये चीज नहीं आती, क्योंकि हमें ओवरऑल पढ़ाया जाता है। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान रखते गवर्नमेंट ने ये कहा क्यों ना इस चीज को बेसिक एजुकेशन से लागू कर दिया जाए।
तो कम से कम एक स्टूडेंट को ओवरऑल एक नॉलेज मिलेगा जिससे वो अपने आप को मार्केट में बेहतर प्रेजेंटेशन दे पाएगा। बिल्कुल। आज की तारीख में मैंने कई विद्यालय में दर्शन किए हैं, कई विद्यालय में गया हूँ, तो शिक्षक अगर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं और थोड़ा सा वो गलत लिखते हैं तो स्टूडेंट इमीडिएटली उसको टच करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक को सर के माध्यम से, ये क्या फिर उस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आज की तारीख में शिक्षक को अपने स्टूडेंट से डबल नॉलेज रखने की आवश्यकता है और उसको हर दिन खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले की जो शिक्षक गण थे और आज की जो शिक्षक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर पड़ गया है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं डिफरेंट सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद वो उसका किस तरह यूटिलाइजेशन करते हैं, वो एक शिक्षक का काम है उसको प्यूरिफाई करके सही इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाना। बहुत बहुत अच्छा आपने रिप्लाई दिया। सर, इसी से संबंधित आपसे एक प्रश्न भी करना चाहेंगे कि आज के समय में जैसे कि युग बदल रहा है, तो शिक्षकों की और अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, शिक्षक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो माता पिता से निकलकर जब बच्चा पहली बार किसी जगह पर आकर बैठता है तो सबसे पहले शिक्षक से उसका सामना होता है, और शिक्षक ही वो व्यक्ति जो निर्माण और उसका गलत का कारण ही बन सकता है। इसलिए शिक्षक का दायित्व हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से आता है। पेरेंट्स जहां बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपको स्कूल भेजना है, जहां तक मुझे याद है कि आज से करीब बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो अचानक माता पिता उन्हें प्यार करते हैं, जो अचानक उनको विद्यालय में लेके जाते हैं तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, कहाँ लेकर आ गए, मुझे कहाँ ले चलो यहाँ से। लेकिन एक माता पिता की भूमिका होती है और वो डांटते हैं, नहीं यहीं बैठो, तुम यहीं रहना है। जब चारों तरफ बच्चा हार जाता है और कहता है कि यार मुझे कोई सुनने वाला नहीं, अंत में उस विद्यालय को ही अपना स्थान मान लेता है और कुछ दिनों में वो अच्छे दोस्त बनाता है और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर एक शिक्षक की जवाबदारी होती है कि वो माता पिता के वहां से बच्चा उसके पास आए तो उसके निर्माण का काम करे, और निर्माण काम तभी संभव होगा जब शिक्षक खुद अपने आप को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करे, यानी हर दिन उसको पढ़ना है। आज मैं सीए हूँ, आज मैं रोज 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई करके बाहर निकलता हूँ, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा और मार्केट मुझे निकाल के बाहर फेंक देगा। अब दूसरी जवाबदारी पेरेंट्स की भी आती है कि बच्चों को अननेसेसरी प्रेशराइज ना करें, बच्चों को ये ना बताएं कि फलाने के आपके पड़ोसी के बच्चे ने इतना नंबर ले आए, आप क्यों पीछे। ऐसा देखिए, नंबर जो हमेशा से होता आया था। यस, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंबर किसी की सफलता गारंटी नहीं है। मुकेश सिंह राजपूत 3rd डिवीजन होकर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो असफल रहे। नंबर किसी व्यक्ति की सफलता गारंटी नहीं है, बल्कि आप एज ए पेरेंट्स आप उसको अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें, आप उसको स्किल लेने की प्रेरित करें, ये आपका ड्यूटी बनती है, यही आपका कर्तव्य बनता है। जी हाँ, मैं मुकेश जी की बात में एक और जोड़ूंगा। आज के पेरेंट बहुत स्मार्ट पेरेंट्स हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसा मैं कई बार काउंसलिंग करता हूँ तो वो कहते हैं कि मैं तो बच्चे को कभी भी किसी विषय लेने की सलाह देता नहीं हूँ, वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से करता है, मैं उसे नहीं डिस्टर्ब करता। लेकिन वो करते क्या है आजकल स्मार्ट तरीके से, वो उसके बैक ऑफ माइंड में डालते हैं कि शर्मा जी का बच्चा देखो आईआईटी में वैसा कर रहा है, वर्मा जी की लड़की नीट में कर रही है, तो वो इनडायरेक्ट बैक ऑफ माइंड में डालते हैं। तो थोड़े स्मार्ट पेरेंट्स हो गए हैं। तो मैं उन स्मार्ट पेरेंट्स को एक ही सलाह दूंगा कि आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगी। स्कूल भेज देना जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। स्कूल में तो वो जो पढ़ रहा है, आपको घर आके भले आप 1 घंटा निकालिए, आधे घंटा निकालिए, और पति पत्नी अपनी जिम्मेदारी बांटिए कि ये अगर पत्नी का विषय, जो भी पत्नी के विषय हैं, जो पति के विषय हैं, उन विषयों के बारे में बच्चे से बात करें, उसकी समस्या पे बात करें, क्या होमवर्क दिया है उसे समझने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोचिंग के ऊपर प्रेशर मत दें कि वो कोचिंग जाए, प्रेशर ये दें कि वो पहले अपने स्तर पे दूर करे, स्कूल स्तर पे दूर करे, जितना उनको नॉलेज है वहाँ से दें। कोचिंग को लास्ट ऑप्शन रखें। आजकल पेरेंट्स ने क्या किया है, कोचिंग को फर्स्ट ऑप्शन रख दिया और अपनी जिम्मेदारी से, जैसे शिक्षा प्रणाली बदली है, मुझे ऐसा लगता है पेरेंटिंग, जैसे आपने कहा स्मार्ट पेरेंटिंग हो गई है कि स्कूल भेज दिया, एक कोचिंग लगा दी बस, और अपने कर्तव्य का पालन कर दिया कि भाई देखो मैं तो इतना कर रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ। तो वो नहीं है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 70% टाइम वो आपके साथ रहता है, 30% वो स्कूल में रहता है। तो जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन पेरेंट्स की मुझे लगता है ज्यादा है, तो उसे समझना चाहिए। स्मार्ट पेरेंट्स के लिए मैं ज्यादा ये सजेशन देता। मैं आपकी बात पे थोड़ा सा, चूंकि आप बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं और काफी नाम है आपका पूरे भारत में, ना मध्य प्रदेश में, भारत की बात कर रहा हूँ, आपका नाम है, तो कुछ ऐसा टूल्स बताइए ना सर जिससे कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों पर निगरानी रख पाए।
देखिए बहुत सारे, मैं बताता हूँ, ताकि बहुत वो सारे गलत ना जाए tracks। मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन के दो पार्ट है। एक पार्ट है सोशल मीडिया, दूसरा पार्ट है डायरेक्ट। सोशल मीडिया में मेरा निश्चित तौर पे कहना है कि बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, इस पे पूरी तरह से पेरेंट्स की नज़र होना चाहिए। यहाँ प्राइवेसी का कोई सवाल नहीं, जब तक वो 18 साल का नहीं है उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी। तो पहला पार्ट है उसे बिल्कुल पेरेंट्स की नज़र होना चाहिए, किससे देख रहा है, किससे बात कर रहा है, किसके साथ उसके कॉन्टैक्ट हैं, किसके साथ वो मिल रहा है, कौन से उसके दोस्त हैं। दूसरा पार्ट है उसका फिजिकल। वो फिजिकल वाला पार्ट में मेरा सजेशन है कि उसे इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी करें, स्पोर्ट्स में भी करें, जो कि आजकल बहुत इग्नोर किया जाता है, तो वहाँ भी करें। क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं अदर देन उसके कैरिकुलम, उससे बच्चे को फ़ायदा होता है। ये देखना भी पेरेंट्स का काम है। होलिस्टिक डेवलपमेंट किसी भी स्टूडेंट का पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ 30-35% है। तो इसे आपको पेरेंट्स को, स्मार्ट पेरेंट्स को समझना चाहिए। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक जो पेरेंट्स होंगे उन तक ये मैसेज बहुत क्लियरली पहुँच गया होगा कि किस तरह अपने बच्चों का ध्यान रखना है और होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ किस तरह ध्यान दिया जा सकता है। मुकेश सर, आपसे जानना चाहेंगे एजुकेशन फॉर ऑल का क्या अर्थ है? देखिए क्या होता है कि जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं, मैं इवन सभी डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को ये कहना चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र से उठकर वहां तक पहुंचे हैं और आपने जिस मुकाम को हासिल किया है, तो आप सभी का एक दायित्व बनता है कि उन बच्चों तक पहुंचना, ये सर ने जब बीच में कहा था ब्रिज का काम करना। जैसे कोई बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैं जब जॉब करता था, जब मैं चौकीदारी काम करता था, तो मेरी इच्छा होती थी पढ़ाई करने की। तो सबसे पहले इच्छा हुई, अब जब मेरी इच्छा हुई तो मुझे किसी न किसी ने वहां तक सपोर्ट अवश्य किया होगा। क्योंकि आज की तारीख में सरकार की ढेर सारी योजनाएं, बहुत सारे फ्री सुविधाएं हैं, लेकिन आज से करीब आप 20 साल पीछे आप जाकर अगर चर्च देखेंगे तो इतना ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, सारी चीज़ें। स्कूल भी बहुत गिने चुने हुआ करते थे, इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी चाह को क्रिएट करना पड़ेगा। जब चाह क्रिएट हो जाती है फिर उसका तो किसी मुकाम पर पहुंचता है। जब मुकाम पर पहुंचता है तो मैं जितने भी बड़े लोग हैं, मैं सभी से ये कहता हूँ वो हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक बार या महीने में कम से कम एक बार जरूर निकालें और सभी बच्चों को एजुकेशन फॉर ऑल के लिए अच्छे स्कूलों में किसी जगह पे जाके अपना एक उद्बोधन दें, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करें। हो सकता है 1000 बच्चों में से 100 बच्चे तो सुनकर आगे निकलेंगे। तो एजुकेशन फॉर ऑल का जो मीनिंग है वो यही है। पढ़ रही थी, अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ रही थी, तो मैंने देखा कि जब अकाउंटेंट को मैंने इंटरव्यू लिए तो उन्होंने केवल थ्योरेटिकल नॉलेज की जानकारी रखी, जबकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। तो डिग्री लेकर आप मार्केट में उतरेंगे तो आपको अच्छा खरीदार नहीं मिलेगा। तभी से मैंने एक मिशन चलाया स्किल डेवलपमेंट का। अपने ऑफिस में फ्री में बच्चों को सिखाता हूँ, साथ में उनको स्टाइफंड देता हूँ, यानी सिखाता भी हूँ और स्टाइफंड देता हूँ 2-3 हज़ार महीने का, कि आपको कहीं ना कहीं स्किल देकर डेवलपमेंट करके आगे भेजना है। ये और मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन ऑल के लिए सभी जो लोग बन चुके हैं, जिस मुकाम पर आए आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार उस विद्यालय जरूर जाएं जिस विद्यालय से पढ़कर आए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। बहुत अच्छी जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों को दी और आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों को धन्यवाद। दर्शकों, मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।